हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मालिक, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास केस बेस्ड एमसीक्यूज की सीरीज। सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स के जो केस बेस्ड सिनेरियोज है वो कराऊंगा। टोटल आई विल बी टेकिंग 4 सेशंस, राइट। इसके अंदर जो हमारे पास आईसीएआई का केस सिनेरियो बुकलेट है उसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, राइट। तो 30 अपने पास केस स्टडीज हैं, तो नेक्स्ट 4 डेज के अंदर हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। एंड देन मैं आपको जीएसटी के जो एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू हैं, उसका एक ही वीडियो दूंगा कंपाइल्ड फॉर्म में, राइट। आई थिंक वो आपके पास 16 ऑफ अगस्त को आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इनकम टैक्स के और जीएसटी के दोनों के केस बेस्ड एमसीक्यूज जो हैं आईसीआई की बुकलेट के, वो हमारे हो जाएंगे मालिक कंप्लीट, राइट। तो रोज का थोड़ा थोड़ा डोज आपको मिलेगा। ये डोज आप रोज का रोज कंज्यूम कर लो तो आपके पास रिवीजन भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा और केस बेस्ड एमसीक्यू की तैयारी भी आपकी अच्छे से हो जाएगी, राइट। तो समय को गवाए बिना हम लोग क्या करते हैं, सेशन को अपने पास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आईसीएआई की वेबसाइट से ये केस सिनेरियो बुकलेट जो है वो डाउनलोड कर ली है, आपने भी कर ली होगी, राइट। तो शुरू करते हैं मालिक। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस सिनेरियो आ रहा है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, केस सिनेरियो के अंदर सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं कि क्या रहेगा। जैसे आपने भी स्कूल में कॉम्प्रिहेंशंस का इंग्लिश में आया करता था टॉपिक, तो अपन पहले क्या करते थे, अपन पहले नीचे क्वेश्चंस देख लेते थे कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन जब हम कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते थे तो उन्हीं क्वेश्चंस के लिए आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करते थे, राइट। तो यहां पर भी हम वही प्रैक्टिस करेंगे कि अपन क्या करेंगे सर, अपन पहले क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस में पूछा क्या क्या गया है, एंड देन जब हम पैराग्राफ रीड करेंगे, केस को रीड करेंगे, तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहला जो आपसे चीज पूछी गई है वो शशिकांत का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा गया है प्रीवियस ईयर 25-26 का। दूसरी चीज जो आपसे पूछी गई है वो शशिकांत की आपसे टोटल इनकम पूछी गई है, राइट। तो मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद टोटल इनकम पे चलना है। इसके बाद तीसरे में कह रहा है एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन शशिकांत ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई टू हिज माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ एजम्पशन है, तो पहले एक बार पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, देन इसकी हम लोग एजम्पशन रीड कर लेंगे। तो इसको हमें पैराग्राफ में ढूंढना नहीं है, पैराग्राफ पढ़ेंगे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है मिस्टर शशिकांत वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज टैक्स लाइबिलिटी। देखो, जब भी वो बोले कि मिनिमाइज करनी है टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, आपको दोनों रिजीम से चेक करना पड़ेगा कौन से रिजीम से हमारे पास मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ रही है। तो हमें इस क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है दोनों रिजीम से। ओके, चलिए। तो क्या कह रहा है, शशिकांत है, इनकी एज 45 ईयर्स की है, ठीक है, एक इंडियन सिटीजन है एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप। तो बाबू ये हमारा कौन सा है, स्पेशल कैटेगरी का पर्सन है, इंडियन सिटीजन है और फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल का क्रू मेंबर है, फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल का क्रू मेंबर है। तो स्पेशल कैटेगरी का बंदा है, स्पेशल कैटेगरी का बंदा है। तो स्पेशल कैटेगरी का बंदा इंडियन सिटीजन जब इंडिया छोड़कर जा रहा होता है तो हमारे पास केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो होती है वही अवेलेबल होती है, मतलब कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इसका जो स्टे होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 182 डेज। ये आपको चेक करना है। कह रहा है कि सर ये अपने पास चेन्नई पोर्ट से डिपार्ट कर रहा है, चेन्नई पोर्ट से डिपार्ट कर रहा है ऑन 29 मई 2025, 29 मई 2025 को डिपार्ट कर रहा है। 29 मई को ये ज्वाइनिंग हुई है इसकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के हिसाब से, और साइनिंग ऑफ इसका हुआ है 19 दिसंबर को। मतलब इतने दिन ये इंडिया के बाहर था, इतने दिन ये इंडिया के बाहर था। दिस इज आउटसाइड इंडिया का डेटा। तो जरा चेक कर लो कितने दिन इंडिया के बाहर था। सर 2 दिन मई के निकलेंगे, जून के 30 डेज निकलेंगे, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 19। तो टोटल ये 204 दिन इंडिया के बाहर था, 204 दिन इंडिया के बाहर था। तो इंडिया में कितने दिन था सर, 365 माइनस 204। सर इंडिया में कुल 161 डेज था, इंडिया में
कुल 161 डेज था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इंडिया में कुल 161 डेज था तो दैट मींस इसने अपने पास फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, और इसके लिए तो सेकंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल ही नहीं होती, स्पेशल कैटेगरी का बंदा है। तो अपन श्रीकांत को क्या डिक्लेयर कर देंगे सर? अपन श्रीकांत को डिक्लेयर कर देंगे कि श्रीकांत भाई हमारे पास क्या है सर? श्रीकांत भाई हमारे पास एनआर है, एनआर है। श्रीकांत भाई हमारे पास क्या है? एनआर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आगे क्या कह रहा है? ही स्टेड इन इंडिया इन द लास्ट 4 years फॉर 400 डेज। तो ये डेटा मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो एडिशनल कंडीशन के लिए हमको डेटा दे रखे हैं ना कि पिछले 7 साल में 750 दिन है। ये सब कंडीशन हमारे लिए बेकार है, ये सब कंडीशन हमारे लिए बेकार है। स्पेशल कैटेगरी का बंदा, स्पेशल कैटेगरी का बंदा जब इंडिया छोड़ के बाहर जाता है तो दो चीजें मैंने बताई थी, एक आपके पास फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल में हो आप, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जाते हो। इन दो केसेस में आपके पास केवल 182 डेज वाली कंडीशन होती है। अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट कर रहा होता, आ रहा होता है इंडिया, तो फिर हम वो 120 डेज, पिछले 4 साल में 365 डेज, इंडियन इनकम 15 लाख, फिर हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसको रिसीव हुई है सैलरी of rupees 7,20,000 in his NRE account maintained with the State Bank of India चेन्नई। मेरी बात सुनिएगा, आपका जो ये एनआरई अकाउंट होता है, ये जो एनआरई अकाउंट होता है, एनआरई अकाउंट में जो भी पैसा आएगा, ये पैसा अपने पास क्या रहता है सर? ये पैसा अपने पास एग्जेम्प्ट रहता है। जो एनआरई अकाउंट में पैसा आता है, ये एनआरई अकाउंट का पैसा अपने पास क्या रहता है सर? एनआरई अकाउंट का पैसा अपने पास एग्जेम्प्ट रहता है। इस 7,20,000 पे आपको कोई भी टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। इसके बाद कह रहा है ही ऑल्सो फर्निश द डिटेल्स ऑफ द अदर इनकम अर्न्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड अ सिंगापुर कंपनी। एक सिंगापुर कंपनी का डिविडेंड है। द सेम वॉज रिसीव्ड बाय हिम इन सिंगापुर। रिसीव भी कहां हुआ है? सिंगापुर। तो एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दिस इज अ फॉरेन इनकम, दिस इज अ फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। इसके बाद कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड इन पाकिस्तान, फॉरेन एग्रीकल्चर है लेकिन रिसीव इंडिया में हो रहा है, रिसीव इंडिया में हो रहा है, तो इंडियन इनकम, इंडियन इनकम। तो ये इंडियन इनकम हो गई, तो ये अपने पास इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। रेंट आपको रिसीव हुआ है, रेंट आपको रिसीव हुआ है फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई, और ब्रैकेट में ग्रॉस लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं हुई है। तो 360 में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, आपके पास आएगा 252, 252, 252। तो ये आपका 252 प्रॉपर्टी चेन्नई में, इंडिया में, तो ये 252 भी आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके पास जो टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम आएगी, ये वाली तो 7,20,000 आपकी एग्जेम्प्ट हो गई। ये आपकी फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये 250 टैक्सेबल होगा और ये 252 टैक्सेबल होगा। तो आपके पास जो इनकम निकल कर आएगी दैट विल बी 5,02,000। आपके पास जो इनकम निकल कर आएगी दैट विल बी 5,02,000। फिर कह रहा है एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन मिस्टर शशिकांत हैज ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई टू हिज माइनर मैरिड डॉटर, टू हिज माइनर मैरिड डॉटर on 1st April 25, and his wife is a housewife and does not have any income. The minor married daughter receives the rent from the house property. In such cases, what would be his total income for the assessment year 26-27 if he has shifted out of the default regime under section 115 BAC? याद करिए, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर आप माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो आप ही उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो, लेकिन उसका एक्सेप्शन था कि अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करते हो तो फिर आप उसके डीम्ड ओनर नहीं माने जाते, माइनर मैरिड डॉटर ही उसकी ओनर मानी जाती है। तो यहां पर आपने माइनर मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो यहां पे जो शशिकांत है वो इसका ओनर नहीं माना जाएगा, माइनर मैरिड डॉटर ही उसकी ओनर मानी जाएगी।
लेकिन सर क्लबिंग के प्रोविजन में हमने पढ़ा था कि अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड इनकम कमाता है तो वो उस पेरेंट के हाथ में क्लब होती है जिसकी इनकम ज्यादा है। ऑब्वियसली शशिकांत की जो वाइफ है वो हाउसवाइफ है, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो शशिकांत की इनकम ज्यादा होगी। तो माइनर डॉटर ने जो पैसा कमाया है वो शशिकांत की इनकम में क्लब किया जाएगा। और जब सर माइनर की इनकम क्लब होती है तो ओल्ड रिजीम में शिफ्ट आउट कर लिया ना इसने, ओल्ड रिजीम में आपको 1500 रुपए की क्या मिल जाती है सर, एग्जेम्पशन मिलती है। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर आपने 2,50,000 का एग्रीकल्चर इनकम कमाया है, आपने 250 का एग्रीकल्चर इनकम कमाया है, और माइनर मैरिड डॉटर ने 2,52,000 का रेंट कमाया है, 360 का रेंट कमाया होगा, और अपने पास 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 252 किसकी इनकम हो गई, माइनर मैरिड डॉटर की इनकम हो गई। अब माइनर मैरिड डॉटर की इनकम जब हमारे हाथ में क्लब होगी तो हमें यहां पे 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यानी कि टैक्सेबल फिगर कितने की आएगी, टैक्सेबल फिगर आएगी 2,50,500। यानी कि आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 5,500। आपकी टोटल इनकम कितने की हो जाएगी सर, आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 5,500 की आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन आपकी जो इनकम आ गई दैट विल बी 5,05,000। इसके बाद कह रहा है शशिकांत को मिनिमाइज करनी है अपनी टैक्स लायबिलिटी, और कंसल्ट किया उसने आपको कि क्या करना चाहिए। अच्छा, तो अब इसमें जो आंसर देना है, वो थर्ड के हिसाब से नहीं देना। थर्ड में आपकी इनकम 5,05,000 आ रही है, वो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको जो टैक्स लायबिलिटी निकालनी है वो अपने पास ये 5,02,000 के हिसाब से निकालनी है। अब ध्यान रखिएगा कि ये एनआर है, एनआर, तो एनआर को कोई भी रिबेट नहीं मिलता। रिबेट किसको मिलता है, रेसिडेंट को मिलता है। तो अपन जब यहां पर जाएंगे, ओल्ड रिजीम की अगर मैं बात करता हूं, तो 5,02,000 आपने कमाए हैं, तो 5,02,000 पे कितना टैक्स आएगा सर, पहले 2.5 लाख पे नेल आ जाएगा, अगले 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से 12,500 आ जाएगा, और जो बैलेंस के 2,000 बचे हैं 20% के हिसाब से 400 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12,900, और 12,900 में 4% का सेस, दिस विल गिव यू 13,420। राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं, 13,420। और अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो तो न्यू रिजीम में 5,02,000 इनकम सेम आएगी, इनकम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसमें पहले 4 लाख पे आपका नील हो जाएगा, और अगले 1,02,000 पे 5% के हिसाब से आ जाएगा, 1,02,000 पे 5%, इट विल गिव यू 5,100। 5,100 में 4% का सेस लग जाएगा, इट विल गिव यू 5,300। तो आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज करनी है, तो इट इज बेटर कि आप कौन सी रिजीम के साथ चले जाओ, आप न्यू रिजीम के साथ चले जाओ। तो आपका जो 5,300 है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, हमारा जो फर्स्ट केस सिनेरियो था वो हो जाता है इसी के साथ वाइंड अप। लेट्स मूव टू द केस सिनेरियो नंबर 2। केस सिनेरियो नंबर 2 पे वापस एक काम करेंगे, हम पैराग्राफ बाद में रीड करेंगे, केस बाद में रीड करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। आपको कंप्यूट करना है एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। 10AA का डिडक्शन पूछ रहा है, मतलब एसईजेड। तो जो एक्सपोर्ट टर्नओवर का आपका जो प्रॉफिट होगा, उसका आपको क्या मिल जाएगा, 10AA में डिडक्शन मिल जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द बिजनेस में हो गए तो 100% मिल जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर में हो गए तो आपको अपने पास 50% मिल जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन टू मिस्टर सूरज अंडर सेक्शन 10AA। तो यहां पे डिडक्शन निकालनी है, ऊपर टर्नओवर निकालना था। थर्ड पार्ट, एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली। तो एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, तो पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो ही ये वाला केस समझ में आएगा। कंप्यूट करनी है टोटल इनकम निकालनी है फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, अगर उसने क्या कर लिया है, शिफ्ट आउट कर लिया है आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम। ठीक है, तो मेनली दिस क्वेश्चन इज अबाउट 10AA।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज है, सूरज ने फर्निश करा है फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन मार्च 18 एंड बिगेन द मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 18। आपको याद रहेगा कि हमने 10AA में एक चीज पढ़ी थी कि सर आपके पास जो अप्रूवल आना चाहिए SEZ का, जो अप्रूवल आना चाहिए वो अप्रूवल आपके पास 1920 तक आ जाना चाहिए, और आपने धंधा 2021 तक मतलब मैक्सिमम 31 मार्च 21 तक चालू कर दिया होना चाहिए। अप्रूवल 1920 तक आ जाना चाहिए, मतलब 31 मार्च 20 तक अप्रूवल आना चाहिए, और धंधा 31 मार्च 21 तक चालू हो जाना चाहिए। देन ओनली आपको 10AA में क्या मिलेगा सर, देन ओनली आपको 10AA में यहां पर क्या मिलेगा राज्य, आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको यहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको याद हो तो, अगर 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 आपको याद हो तो देखिए यहां पे लिखा हुआ था कि आपके पास जो अप्रूवल आना चाहिए वो 31 मार्च 20 तक आ जाना चाहिए, मतलब कि 1920 तक अप्रूवल आ जाना चाहिए, और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 31 मार्च 21 तक कमेंस हो जानी चाहिए। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एस्टेब्लिशमेंट मार्च 18 में हो गया है और धंधा आपने अप्रैल 18 में चालू कर दिया है, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर 10AA, यू आर एलिजिबल फॉर 10AA। तो क्या कह रहा है कि टोटल सेल्स आपके पास जो आ रही है दैट इज 85 लाख रुपीस की आ रही है, और जो आपके पास एक्सपोर्ट सेल्स आ रही है, वो 45 लाख की आ रही है। ठीक है, ये वो पैसा है जो आपको रिसीव हो गया है 30 सितंबर 26 तक। तो ऐसा नियम होता है ना कि पैसा आपके पास ईयर एंड से 6 महीने तक आ जाना चाहिए, उसी को एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं। तो ईयर एंड से 6 महीने तक आपके पास ये 45 लाख आ गए थे। डोमेस्टिक सेल्स आपकी 40 लाख है। इसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग इज 20 लाख। ओके, एक्सपोर्ट सेल्स इंक्लूड फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। तो आपको याद रहेगा हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्रेट है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। फ्रेट एंड इंश्योरेंस टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता, ऐसा हमने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड फ्रेट इंश्योरेंस एंड अबव मेंशन्ड एक्सपेंसेस आर आल्सो इंक्लूडेड फ्रॉम द टोटल टर्नओवर। इसको टोटल टर्नओवर में से भी हटाना पड़ेगा। तो जो फ्रेट है, फ्रेट ये 5 लाख रुपए का फ्रेट, एक्सपोर्ट में से भी हट जाएगा। तो मतलब आपकी जो एक्सपोर्ट टर्नओवर ली जाएगी दैट विल बी 40 लाख, और जो आपका टोटल टर्नओवर लिया जाएगा दैट विल बी 80 लाख। ये 5 लाख रुपए हटा दिया जाएगा। He received a rent of ₹25,000 per month from a commercial property let out to Mr. Sudhir, a salaried individual. इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी है, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी है। अब इस क्वेश्चन में तो फिलहाल टीडीएस का जिक्र नहीं है, लेकिन मान लो अगर इस क्वेश्चन में टीडीएस का जिक्र भी होता तो फिर आपको ध्यान लगाना पड़ता 194I और 194IB पे। ठीक है, ही अर्नड द इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स बैंक अकाउंट में इनके पास इंटरेस्ट आया है 12,500 का, और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में इनके पास इंटरेस्ट आया है 5,500 का। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में हमें 3,500 की एग्जेम्पशन मिल जाती है, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का तो हमारा केवल 2,000 रुपीज ही क्या होगा, टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो उसने मांगी थी वो मांगी थी ये बताओ कि आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना होगा और टोटल टर्नओवर कितना होगा। तो हमने ऊपर निकाला है 40 और 80। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट का वो बी आएगा। इसके बाद अगला पार्ट क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट कमाया है 20 लाख रुपए का, एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 लाख का है, टोटल टर्नओवर 80 लाख का है। अब आप मुझे बताओ कि आप अपने कौन से ईयर में हो धंधे के, तो आपने धंधा 18-19 में स्टार्ट कर दिया था,
तो अगर आप काउंटिंग करोगे तो 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 20, अरे कहां गया, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, आप अपने 8th ईयर में हो, 8th ईयर में हो। तो अगर आप 8th ईयर में हो तो आपको यहां पे जो डिडक्शन मिलेगी दैट विल बी ऑफ 50%। आप अपने पास 8th ईयर में हो, राइट, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी दैट विल बी ऑफ 5 लाख, दैट विल बी ऑफ 5 लाख। ओके, इसके बाद कह रहा है एज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, एज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली that Suraj established the SEZ unit and began the manufacturing in April 2021। तो आपने मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल 2021 में चालू करी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कब तक चालू हो जानी चाहिए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 21 तक चालू हो जानी चाहिए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 21 तक चालू हो जानी चाहिए। अगर 31 मार्च 21 तक मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं होगी तो आपको यहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपका धंधा यहां पे अप्रैल 21 में चालू हुआ है, तो सर यहां पे कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम वुड बी। सर यहां पर अब आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सर आपके पास डिडक्शन क्लेम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 21 तक चालू हो जानी चाहिए, 31 मार्च 21 तक चालू हो जानी चाहिए। इसके बाद कह रहा है कंप्यूट करके बताना है टोटल इनकम, टोटल इनकम निकालना है ऑफ मिस्टर सूरज फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपके पास पीजीबीपी इनकम, प्रॉफिट आपने कितने का कमाया था, प्रॉफिट आपने 20 लाख रुपए का कमाया था। इसके बाद अदर सोर्सेस में आपके पास बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आया है और आपके पास पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट आया है। बैंक अकाउंट में आपके पास इंटरेस्ट आया है 12,500 का और पोस्ट ऑफिस का जो टैक्सेबल है दैट इज 2,000, दैट इज 2,000। तो 12,500 प्लस 2,000, तो आपके पास 14,500 आ जाएगा, आपके पास 14,500 आ जाएगा, आपके पास 14,500 आ जाएगा। और कोई इनकम तो नहीं है, और भी इनकम है सर, इनको रेंट मिला है 25,000 रुपीज का, इनको रेंट भी मिला है 25,000 रुपीज का। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो रेंट आया है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो रेंट आया है वो रेंट कहां जाएगा। सर देखो, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, आपके पास जो भी रेंट आता है वो रेंट आपके पास एचपी हेड में ही जाता है। तो 25,000 रुपए का आपके पास किराया आया है, 25,000 इंटू 12 विल बी 3 लाख, और इसमें से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो इट विल कम टू 2,10,000, इट विल कम टू 2,10,000, 2,10,000। ये 2,10,000 रुपए आपके पास आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, एचपी इनकम आ जाएगी, एचपी इनकम आ जाएगी। तो अब अगर आप इधर प्लस करोगे तो यू विल बी गेटिंग द ग्रॉस टोटल इनकम, यू विल बी गेटिंग द ग्रॉस टोटल इनकम। तो जीटीआई आपके पास कितना आ गया सर, जीटीआई हो गया 20 लाख प्लस 14,500 प्लस 14,500, 14,500 प्लस 2,10,000, तो दिस विल बी 22,24,500, 22,24,500। अब इसमें से आपको एक तो डिडक्शन मिलेगी 10AA की, 10AA का आपके पास 5 लाख रुपए का डिडक्शन आया था, और बाबू एक आपको डिडक्शन मिलेगी 80TTA की। आपके पास सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 14,500 रुपए का। 80TTA में जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी दैट विल बी ऑफ 10,000, तो आपको 5,10,000 का यहां पे डिडक्शन भी मिल जाएगा। तो आपके पास जो राइट आंसर निकल कर आएगा, राइट आंसर जो निकल कर आएगा दैट विल बी 17,14,500, दैट विल बी 17,14,500, 17,14,500 रुपए का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट विल बी द राइट आंसर। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। केस स्टडी नंबर 3, केस स्टडी नंबर 3, ठीक है, केस सिनेरियो नंबर 3। वापस से
सीधे क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ए वुड कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर इनकम। तो एक्टिविटी ए के अंदर एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। व्हाट अमाउंट फ्रॉम एक्टिविटी बी with respect to the sale of cotton would constitute the agriculture income and business income in the hands of Mr. Kishan। ठीक है। इसके बाद अगले पार्ट में what amount of income from activity B in respect of sale of yarn constitute the agriculture income or the business income। ठीक है। what amount of income from the activity C कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे ही बेस्ड है क्वेश्चन। कंप्यूट करना है जीटीआई एज्यूमिंग देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, चलिए। तो मेनली दिस क्वेश्चन इज अबाउट एग्रीकल्चर, मेनली दिस क्वेश्चन इज अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है किशन है, किशन के पास 5 एकर्स ऑफ लैंड है, 5 एकर्स ऑफ लैंड है। किशन इज एंगेज्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, engaged in the following activities on the agricultural land situated in India. Total area is 5 acre, 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है। एक्टिविटी ए में कहता है he grows saplings or seedlings, sapling or seedlings in a nursery spreading over 1 acre land, the sale proceeds of which is rupees 5 lakh, cost of plantation is 140, basic operations are not performed, basic operations are not performed फॉर ग्रोइंग द सैपलिंग्स और द सीडलिंग्स। एक बात समझिएगा, जब आप नर्सरी के धंधे में होते हो और आप अपने पास सैपलिंग्स और सीडलिंग्स का धंधा कर रहे होते हो, नर्सरी के धंधे में होते हो और आप सैपलिंग्स और सीडलिंग्स का धंधा कर रहे होते हो, तो राज्य ऐसे केस में आपकी एंटायर इनकम इज रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम। यहां पर फर्क नहीं पड़ता कि आपने बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस कैरिड आउट करे हैं कि नहीं करे हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। तो यहां पर एक्टिविटी ए सैपलिंग्स और सीडलिंग्स का धंधा चल रहा है, तो यहां पे एंटायर इनकम इज रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर। तो यहां पर कितने रुपए कमाए आपने, यहां पर आपने 5 लाख रुपए कमाए और 1,40,000 रुपए का प्लांटेशन पे खर्चा किया, तो दैट मींस आपके पास 3,60,000 रुपए की इनकम आ रही है, 3,60,000 रुपए की इनकम आ रही है। सर 5 लाख रुपए कमाए हैं और 5 लाख कमाने के लिए 140 का खर्च किया है, 360 की इनकम आ रही है। दैट 360 इज द एग्रीकल्चर इनकम। तो पहले वाले पार्ट में एग्रीकल्चर इनकम पूछी गई थी, तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी सर, एग्रीकल्चर इनकम विल बी 3,60,000। ओके, अगला पॉइंट एक्टिविटी बी, he grows a cotton on 3 acres of land, 40% of the cotton produced is sold for rupees 4 lakh, the cost of cultivation is 225, the cost of cultivation of balance 60% cotton is 337,500 and the market value of the same is 6 lakh, which is used for the purpose of manufacturing the yarn. After incurring the expenses of rupees 1 lakh, yarn is sold for rupees 8,50,000। तो थोड़ा सा कॉटन आप एज इट इज बेच रहे हो, थोड़ा सा कॉटन को आप प्रोसेस करके यार्न बनाकर बेच रहे हो। तो हमने क्या सीख रखा है सर, हमने क्या सीख रखा है सर, जो कॉटन आपने एज इट इज बेच दिया, जो कॉटन आपने एज इट इज बेच दिया, एज इट इज बेच दिया, तो जो कॉटन एज इट इज बेचा, वहां पर तो आपके पास पूरा का पूरा आपके पास एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। तो आपने थोड़ा सा कॉटन एज इट इज बेच दिया है, 40% ऑफ द कॉटन इज सोल्ड फॉर रुपीज 4 लाख और उसका कल्टीवेशन 2,25,000। तो आपने कितने में बेचा, आपने 4 लाख में बेचा और उसका कल्टीवेशन कॉस्ट इज 2,25,000। तो यहां पे 4 माइनस 2.25, 1.75 लाख रुपीस का आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एग्रीकल्चर इनकम आ गई। दिस इज योर एग्रीकल्चर इनकम। इसके बाद थोड़ा सा कॉटन आपने फर्दर प्रोसेस करके बेचा, आपने कॉटन को यार्न बनाकर बेचा। तो जब कॉटन को यार्न बनाकर बेचोगे तो दो तरीके की इनकम आएगी, आपके पास यहां पर एग्रीकल्चर इनकम भी आएगी और यहां पर आपके पास बिजनेस इनकम भी आएगी। तो जब एग्रीकल्चर इनकम की बात करोगे तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी सर, जो कॉटन आपने यूज किया है यार्न बनाने के लिए, उस कॉटन की एफएमवी पकड़ी जाएगी।
और जो भी उसका कल्टीवेशन कॉस्ट था वो माइनस कर दिया जाएगा। तो सर आपने जो 60% ऑफ द कॉटन 60% ऑफ द कॉटन जो आपने यार्न बनाने में यूज कर लिया, उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट 337,500 है और उसका मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपीस का है। तो जो कॉटन आपने फर्दर प्रोसेस कर दिया वो 6 लाख रुपए का है और उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट कितने की है सर? उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट जो है वो अपने पास 337,500, 337,500। तो 6 लाख में से 3.375, 2.625, 2.625 लाख, ये आपके पास क्या आ गया? ये एग्रीकल्चर इनकम आ गया। इसके बाद यहां पर आपके पास बिजनेस इनकम आएगा। आपने यार्न कितने में बेचा सर? आपने यार्न 850 में बेचा और यार्न को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग खर्चा कितने का किया? 1 लाख रुपए का किया। तो यहां पे बिल्कुल सिंपल है, आपने यार्न को बेचा तो यार्न की सेल वैल्यू पकड़ो। यार्न की सेल वैल्यू इज व्हाट सर? यार्न की सेल वैल्यू इज 8,50,000। यार्न की सेल वैल्यू इज 8,50,000। अब सर यहां से माइनस करो जो कॉटन आपने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया। ये 6 लाख रुपए का कॉटन, ये 6 लाख रुपए का कॉटन आपने एज अ रॉ मटेरियल यूज किया ना। अगर आपका अपना फार्म ना होता तो आप ये कॉटन मार्केट से लाते। आपका अगर अपना फार्म ना होता तो आप ये कॉटन मार्केट से लेकर आते। 6 लाख रुपए आपके वहां पर खर्च होते। तो ये 6 लाख रुपए यहां पर क्या बन जाएगी? आपकी कॉस्ट बन जाएगी। 6 लाख आपकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। और इसमें से आप क्या माइनस करोगे सर? इसमें से अब आप माइनस करोगे जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कितने की है? 1 लाख रुपए की है। यानी कि यहां पर आपके पास कितने की इनकम आ जाएगी सर? यानी कि यहां पर आपके पास 150 की बिजनेस इनकम आ जाएगी। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक्टिविटी बी में आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, एक्टिविटी बी में अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, तो ये हमारे पास आ रही है 4,37,500। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट टू द सेल ऑफ कॉटन वुड कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम। तो सर सेकंड वाले में देयर विल बी नो बिजनेस इनकम। सेकंड वाले में देयर इज नो बिजनेस इनकम। आपके पास पूरा का पूरा 175 एग्रीकल्चर है ना। जो कॉटन आपने बेचा है, जो कॉटन आपने एज इट इज बेचा है, एज इट इज बेचा है, तो कॉटन बेच के तो 175 कमाया ना, वहां पर तो कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है। इसके बाद एक्टिविटी बी में ही पूछ रहा था यार्न बेच के कितनी एग्रीकल्चर है, कितनी बिजनेस है। सर यार्न बेच के आपके पास एग्रीकल्चर आ रही है 2,62,500 की और 150 की बिजनेस इनकम आ रही है। 262,500 की एग्रीकल्चर इनकम आ रही है और आपके पास 150 का बिजनेस इनकम निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? What amount of income arising from activity C constitute the agriculture income? तो अभी एक्टिविटी सी तक पहुंचे कहां थे हम लोग? आइए एक्टिविटी सी की बात करते हैं। एक्टिविटी सी में कह रहा है कि लैंड मेजरिंग 1 एकड़ इज लेट आउट टू मिस्टर रमेश। तो हमारे पास थोड़ा सा लैंड है जो हमने क्या कर रखा है सर? जो हमने अपने पास लेट आउट कर रखा है रमेश को लेट आउट कर रखा है और रमेश हमें इसका मंथली रेंट देता है 15,000 रुपीज। यानी कि साल भर का किराया कितना आता है? साल भर का किराया 15,000 इंटू 12, साल भर का किराया इज 180। 50% ऑफ द लैंड इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस एंड 50% ऑफ द लैंड इज यूज फॉर द नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। अब हमने क्या सीखा था कि अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को लेट आउट करते हो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो जो रेंट आता है वो एग्रीकल्चर इनकम है। और एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप लेट आउट करते हो अदर देन एग्रीकल्चर के लिए तो जो रेंट आता है फिर वो आपके पास एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। तो इसका 50% यानी कि 90,000 विल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड 90,000 विल बी रिगार्डेड एज अदर सोर्स का इनकम। एचपी का इनकम नहीं बनेगा। एग्रीकल्चर लैंड अगर आप किराए पर दोगे तो वहां से जो रेंट आएगा वो आपका अदर सोर्स का इनकम बन जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर क्या पूछा है फोर्थ वाले पार्ट में, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर इनकम। तो 90,000 रुपए यहां पे एग्रीकल्चर इनकम है एंड 90,000 रुपए यहां पे अदर सोर्स का इनकम है। तो आपका जो राइट आंसर है डी, 90,000 वुड बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लेट आउट हुआ है, एंड रेस्ट ऑफ द 90,000 इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इट इज फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो एचपी हेड में नहीं जाएगी, 180 पूरी की पूरी बिजनेस नहीं है, 180 पूरी की पूरी एग्रीकल्चर नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, इसके बाद लास्ट में पूछा है कंप्यूट करके बताओ जीटीआई क्या होगा, कंप्यूट करके बताओ जीटीआई क्या होगा। तो आप मेरी बात सुनो, एग्रीकल्चर इनकम तो जीटीआई का पार्ट बनेगा नहीं, एक्टिविटी ए में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर था, एक्टिविटी ए में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम था, ठीक है, तो वहां से कोई इनकम आएगी नहीं। एक्टिविटी बी में आपने जो यार्न बेच के कमाया है वो आपकी बिजनेस इनकम है 1,50,000 की, और एक्टिविटी सी में जो 90,000 रुपीज का आपका रेंट आया है जो अदर सोर्स में गया है, वो आपके पास एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम तो इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी ना, तो आपके पास जो इनकम निकल कर आएगी दैट विल बी 240, आपके पास जो जीटीआई निकल कर आएगा दैट जीटीआई विल बी 240, दैट जीटीआई विल बी 240, तो आपका 240 विल बी द राइट आंसर। भाई सिंपल सी चीज है ना यार, जो एग्रीकल्चर इनकम है वो तो इनकम का पार्ट ही नहीं है ना, जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम तो इनकम का पार्ट ही नहीं है, तो ये 90,000 आपकी इनकम का पार्ट नहीं है। जो आपने एक्टिविटी ए में सैपलिंग से बेच के कमाया है वो भी इनकम का पार्ट नहीं है। यहां पर जो कॉटन से बेच के कमाया है, कॉटन से बेच के कमाया है, तो कॉटन वाला नहीं है, कॉटन वाला नहीं है। कॉटन को यार्न बनाया उसमें भी एग्रीकल्चर आई थी तो वो भी आपका पार्ट नहीं है। जो पीजीबीपी इनकम आई थी वो आपकी इनकम का पार्ट है, वो आपकी इनकम का पार्ट है। ठीक है, तो 240 विल बी द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द केस सिनेरियो नंबर 4, लेट्स मूव टू द केस सिनेरियो नंबर 4। हां जी, केस सिनेरियो 4, राजेश शर्मा, इनकी एज 54 इयर्स की है। राजेश शर्मा, इनकी जो एज है वो अपने पास 54 इयर्स की है, इंडियन सिटीजन है, 54 इयर्स के हैं, इंडियन सिटीजन है, वर्किंग एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन एबीसी इंडिया लिमिटेड। एबीसी इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। बेसिक सैलरी इनकी 58,000 पर मंथ है। अरे यार सर हम तो केस रीड करने बैठ गए, पहले सर क्वेश्चन देखते हैं। चलो 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 पहले क्वेश्चन देखते हैं, पूछा क्या क्या है। सर रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है, टैक्सेबल पर्क पूछे हैं, कितनी इनकम चार्जेबल होगी अंडर द हेड सैलरीज वो पूछा है, टैक्स लाइबिलिटी पूछी है। तो टैक्स लाइबिलिटी पूछी है मतलब कि टोटल इनकम तो निकलेगी, टैक्स लाइबिलिटी पूछी है मतलब टोटल इनकम तो निकलेगी। व्हाट विल बी द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राजेश इफ ही डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट रेजिम। मतलब कि सर आपको इस क्वेश्चन में टोटल इनकम निकालनी है ओल्ड रेजिम से भी न्यू रेजिम से भी, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है ओल्ड रेजिम से भी न्यू रेजिम से भी। ठीक है, तो दिमाग में टोटल इनकम रख के क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके चलिए, तो कह रहा है कि सर 54 ईयर के राजेश जी, इंडियन सिटीजन है, he is getting a basic salary of 58,000 per month. He used to travel frequently out of India for his office work. He left from Delhi airport on 5th October. 5 अक्टूबर को ये दिल्ली से गए, तो डिपार्चर माना जाता है कि आप इंडिया में हो। 5 तारीख को आप गए तो 5 तारीख को आप इंडिया में ही थे, एंड आपका जो अराइवल हुआ है वो 2 अप्रैल 26 को हुआ है। 2 अप्रैल 26 को हुआ है मतलब अगले साल हुआ है, अगले साल हुआ है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मुझसे पूछोगे राजेश का स्टे इन इंडिया कितना है, तो राजेश 1 अप्रैल 25 से लेकर 5 अक्टूबर तक इंडिया में थे, 5 अक्टूबर तक इंडिया में थे। तो यहां पर अब आप अगर देखोगे तो अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और 5 डेज जो हैं
वो अक्टूबर के। तो टोटल ये यहां पर 188 डेज, 188 डेज ये अपने पास इंडिया में है। ठीक है, 188 डेज इंडिया में है। मतलब बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो यहां पर ये अपने पास रेसिडेंट तो है। अब हमारे पास एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये ऑर्डिनरली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो कह रहा है कि प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करी गई है। डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है 10% ऑफ द बेसिक पे कंसीडर्ड फॉर द रिटायरमेंट पर्पस, मतलब कि ये आपका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का है। तो आपके पास 5800 हो गया, बेसिक सैलरी आपकी 58,000 की है, तो डीए आपका 5800 इंटू 12, 5800 इंटू 12 69,600 हो गया। और आपकी बेसिक सैलरी अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, तो बेसिक सैलरी 58,000 इंटू 12, तो ये 6,96,000 आ जाएगी। बेसिक सैलरी 696 आ जाएगी, 58,000 इंटू 12। ठीक है, इसके बाद आपके पास बोनस आया है 92,000 का। बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है, बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो दैट मींस आपका ये 696 टैक्सेबल है, ये 69,600 टैक्सेबल है, ये 98,000 भी टैक्सेबल है। आपको मेडिकल अलाउंस मिला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 अमाउंटिंग टू 60,000। सर जो मेडिकल अलाउंस होता है ये भी अपने पास फुल्ली टैक्सेबल होता है, मेडिकल अलाउंस भी अपने पास फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो आपके पास ये मेडिकल अलाउंस 60,000 रुपीज का फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। He was also reimbursed with the medical bill of his mother amounting to 15,000 रुपीज। सर देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका और आपके फैमिली मेंबर का अगर इलाज होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, स्पेसिफाइड डिसीज का इलाज स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में होता है, तो ऐसे केस में जो आपके एम्प्लॉयर ने आपके मेडिकल ट्रीटमेंट पे पैसा खर्च किया है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर आपको मेडिकल बिल्स की रीइंबर्समेंट मिल रही है और क्वेश्चन आपको यह नहीं बता रहा कि इलाज कहां पर हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है कि एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हुआ है कि स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में हुआ है, तो आप मान के चलना कि इलाज इन तीनों में नहीं हुआ, मतलब कि किसी और हॉस्पिटल वगैरह में हुआ है। दैट मींस कि ये वाला जो रीइंबर्समेंट है दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो आपका ये वाला जो 15,000 रुपए है ये अपने पास क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ये वाला 15,000 रुपए भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद कहता है ही वॉज ऑल्सो ट्रांसफर्ड अ लैपटॉप बाय अ कंपनी फॉर ₹15,000 ऑन 31 दिसंबर 2025। तो आपको लैपटॉप मिला है कंपनी द्वारा 15,000 रुपए का 31 दिसंबर 25 को। कंपनी ने यह लैपटॉप परचेस किया था 1 अक्टूबर 22 को 1,00,000 रुपए का, और कंपनी इस पे 31.666% डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। इसकी यूजफुल लाइफ कंपनी जो है वो 3 साल की मानती है। अब बाबू याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर मूवेबल असेट हमने एम्प्लॉय को बेची है तो वहां पर आपका पर्क निकलता है, वहां पर आपका पर्क निकलता है। हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ असेट निकालनी पड़ती है ट्रांसफर डेट पे, और यह देखना पड़ता है कि कितने पे ट्रांसफर हुआ है। अब वहां पर हमको एक चीज बताई गई थी, असेट की वैल्यू निकालने के लिए आपको उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर का आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। अब डेप्रिसिएशन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कितना लगता है, 50% WDV, 50% WDV, 50% WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। तो कंपनी ने अगर 1 अक्टूबर 22 को खरीदा है तो पहला साल 30 सितंबर 23 को पूरा होगा, अगला साल 30 सितंबर 24 को पूरा होगा, अगला साल 30 सितंबर 25 को पूरा होगा, और आपने कब बेचा है, दिसंबर 25 में बेचा है। तो मतलब 3 साल और लगभग लगभग अपने पास मैं कह सकता हूं 3 महीने हैं, 3 साल और 3 महीने, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, 3 जो कंप्लीटेड ईयर है उसी का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आपके पास कॉस्ट कितनी है सर, कॉस्ट है आपके पास 1,00,000, कॉस्ट है आपके पास 1,00,000। 1,00,000 रुपए में से पहले साल का 50% डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, जो फिगर आएगी उस फिगर में से
वापस 50% का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, जो फिगर आएगी उसमें से वापस 50% का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो लाख रुपए में से -50, -50, -50, तो आपकी लैपटॉप की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12,500। अब मुझे एक बात बताओ, आपके एम्प्लॉयर ने आपको फायदा पहुंचाया कि आपका बेवकूफ बनाया? सर बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाया। सर एम्प्लॉयर ने हमको 12,500 की चीज 15,000 में दी, महंगी दी, महंगी दी, महंगी दी। एम्प्लॉयर ने 12,500 की चीज हमको 15,000 में दी, महंगी दी। तो यहां पर अपने पास कोई भी पर्क निकल कर नहीं आएगा, यहां पर हमारे पास कोई भी पर्क निकल कर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर महंगा दिया ना, कोई बेनिफिट नहीं है यहां पे। ठीक है, इसके बाद he was also reimbursed the salary of the house servant for ₹4,000 per month। तो सर ये अपने पास पर्क होगा, 4,000 रुपए महीना, यानी कि साल भर का 48,000 रुपीज आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, सर्वेंट की सैलरी का रीइंबर्समेंट, सर्वेंट की सैलरी का रीइंबर्समेंट। तो अगर एम्प्लॉयर आपके खर्चों का रीइंबर्समेंट आपको दे रहा है, पर्सनल एक्सपेंसेस का, तो दैट इज अ टैक्सेबल पर्क। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर अगर एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे करा है 2,400 रुपए, तो ये अपने पास दो ट्रीटमेंट होंगे। एक तो ये टैक्सेबल होगा, एक तो ये टैक्सेबल होगा क्योंकि ये पर्क है, और दूसरा इसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 ओल्ड रिजीम के अंदर। न्यू रिजीम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ओल्ड रिजीम में मिलेगा, ओल्ड रिजीम में मिलेगा। इसके बाद आपके एम्प्लॉयर ने आपको 400 इक्विटी शेयर दिए हैं एट द रेट ऑफ ₹250, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 350 की है, मतलब 100 रुपए का फायदा पहुंचाया आपको। तो 400 शेयर आपको 100 रुपए सस्ते में मिल गए, यानी कि आपको 40,000 रुपए का ईसॉप मिल गया। 40,000 रुपए का आपको ईसॉप मिल गया, तो ये 40,000 रुपए आपके क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। 40,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके बाद आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के आपने शेयर्स बेचे हैं ऑन विच एसटीटी इज पेड अमाउंटिंग टू 94,000। ये आपका 111A का कैपिटल गेन है। ठीक है, राजेश ने एक्सरसाइज किया है ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम, मतलब ओल्ड रिजीम से सॉल्व करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स अबव आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सबसे पहले उसने रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हमें आपका बेसिक कंडीशन का डेटा तो अवेलेबल था कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो 188 डेज इंडिया में है, लेकिन एडिशनल कंडीशंस का डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया। तो जब एडिशनल कंडीशन का डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया, तो अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो कि आप नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो। ठीक है, रेसिडेंट हो ये तो पता है, ऑर्डिनरली हो कि नॉट ऑर्डिनरली हो ये आपको नहीं पता। तो आपका जो अपने पास आंसर बनेगा दैट विल बी द फर्स्ट वन, कि आप रेसिडेंट हो बट वी कांट डिटरमाइन द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। डेटा ही नहीं दिया आपने हमको आरओआर एनओआर का, आपने हमें डेटा ही नहीं दिया आरओआर एनओआर का, तो हम कैसे निकालेंगे आरओआर? तो वो निकल ही नहीं पाएगा। तो रेसिडेंट तो है पर ऑर्डिनरली कि नॉट ऑर्डिनरली ये नहीं पता। अब हमें बताना है कि आपके टैक्सेबल पर्क कौन कौन से होंगे। तो आपको पर्क मिले कहां कहां पर है, ये देखो, आपको पर्क मिले कहां कहां पर है। सर ये जो डी था ये पर्क था, लैपटॉप में तो कुछ टैक्सेबल हुआ नहीं। सैलरी ऑफ द सर्वेंट इज द पर्क, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज द पर्क, जो ईसॉप आपको दिया है दैट इज ऑल्सो अ पर्क। तो डी से लेकर एच तक, डी से लेकर एच तक ये आपके पर्क थे। तो जरा टैक्सेबल पर्क बताओ कितने कितने के हुए, टैक्सेबल पर्क बताओ कितने के हुए। सर ये 15,000 रुपीज टैक्सेबल हुआ, ये 48,000 रुपीज टैक्सेबल हुआ, ये 2,400 रुपीज टैक्सेबल हुआ, और ये 40,000 रुपीज टैक्सेबल हुआ। तो जितने ब्लू टिक है 15 + 48
प्लस 24 एंड प्लस 40, प्लस 40, प्लस 40, 1,05,400 आपका टैक्सेबल प्रकार है। 1,05,400 आपका टैक्सेबल प्रकार है। फिर पूछ रहा है कि आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज क्या होगी। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज आपकी क्या होगी। तो सैलरी इनकम पूछ रहा है, केवल सैलरी इनकम पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ग्रॉस सैलरी फाइंड करते हैं। ग्रॉस सैलरी कितने की है, ग्रॉस सैलरी कितने की है। तो पर्क तो आपको पता चल चुके हैं, पर्क तो आपको पता चल चुके हैं कि 1,05,400 के हैं। इसमें ये वाला 60 ऐड करते हैं, ये वाला 98 ऐड करते हैं, ये वाला 69,600 ऐड करते हैं, और ये वाला 696 ऐड करते हैं। तो हमारे पास कंप्लीट सैलरी आ जाएगी। तो 696 प्लस 69,600 प्लस 98,000 प्लस 60,000 प्लस 1,05,400, तो आपके पास 10,29,000 की ग्रॉस सैलरी आएगी। आपके पास 10,29,000 की ग्रॉस सैलरी आएगी। तो ग्रॉस सैलरी इज 10,29,000, ग्रॉस सैलरी इज 10,29,000। अब ग्रॉस सैलरी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। आपने डिफॉल्ट रिजीम से ऑप्ट आउट किया है तो 50 मिलेगी। और सर आपके एम्प्लॉयर ने जो प्रोफेशनल टैक्स पे किया था उसका आपको डिडक्शन भी मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स के दो ट्रीटमेंट बनेंगे, एक वो पर्क बन के आपकी सैलरी में ऐड हुआ है और दूसरा आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। तो 1029 में से 52,400 चला जाएगा, आपके पास टैक्सेबल सैलरी आएगी 976,600। ये आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी है, ये आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी है 976,600। दिस इज योर income under the head salary. This is your income under the head salary 976,600, 976,600। तो आपका राइट ऑप्शन विल बी ए, राइट ऑप्शन विल बी ए। अब आपको टैक्स लाइबिलिटी बतानी है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास दो डेटा गिवन है, एक आपके पास सैलरी इनकम आ गई है 976,600 और एक आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 111A वाला। ठीक है, एक आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 111A वाला 94,000 का। अब बाबू मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। 94,000 का सैलरी इनकम आपके पास कौन सी इनकम है सर? सैलरी इनकम हमारे पास नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम है। तो नॉर्मल इनकम पे हमें स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। हमारा जो असेसी है वो 54 ईयर का है, मतलब कि सीनियर सिटीजन नहीं है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख वाली चलेगी। 976,600 में अगर आप पहले 5 लाख रुपए पे टैक्स निकालोगे तो 5 लाख रुपए पे टैक्स 12,500 आएगा और बचे हुए 4,76,600 पे आपको 20% का टैक्स लगेगा। तो 4,76,600 पे 20% का टैक्स इज 95,320, 95,320। इसके बाद ये जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इस पे आपको टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। 111A पे 20% लगता है। तो 94,000 का 20%, 94,000 का 20%, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 18,800, 18,800, 18,800। यानी कि आप अगर अपना टैक्स निकालोगे तो आपका टैक्स कितना बन जाएगा? टैक्स बन जाएगा 12,500 प्लस 95,320 प्लस 18,800। आपका टैक्स बन जाएगा 126,620, 126,620। अब सर ओल्ड रिजीम में आपको रिबेट नहीं मिलेगी, 5 लाख तक ही मिलती है ना रिबेट ओल्ड रिजीम में। यहां तो 5 लाख के ऊपर कमा लिया, यहां तो आपने 5 लाख के ऊपर कमा लिया, तो यहां पर अब आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। इस पे आपको सीधे सीधे 4% का अपसेस ऐड करना है। तो आपके पास जो राउंड ऑफ होके निकल कर आएगा दैट विल बी 131,680,
90 ले लो, 131, 131, 131, 690, वैसे 684.8 आ रहा है, वैसे 684.8 आ रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया मैं आपको बताऊं, मॉड्यूल में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 126,620 का जब 4% का सेस निकाला है, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकाला है, तो ये आ रहा है 126,620 का 4% 5064.8। तो इन्होंने इसे क्या करा है, इसे राउंड ऑफ कर लिया है। ठीक है, आइडियली करना नहीं चाहिए, आइडियली लास्ट में करना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने कर लिया है तो आप भी कर लेना। मतलब इन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को क्या करा है, राउंड ऑफ करके लिख दिया है 5065। ठीक है, तो 126,620 प्लस 5065 अगर आप करते हो तो दिस विल कम टू 131,685, 131,685। और ये आपका राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, ये आपका राउंड ऑफ होके बन जाएगा 131,690। ये आपका राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, 131,690। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी सी। फिर कहता है व्हाट वुड बी द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजेश इफ ही डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। अगर इन्होंने डिफॉल्ट रिजीम से शिफ्ट आउट नहीं किया होता तो क्या होता। देखो, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो कोई फर्क नहीं आता, आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो कोई फर्क नहीं आता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले भी 94 था, अब भी 94 रहेगा, पहले भी 94 था, अब भी 94 रहेगा। फर्क कहां आ जाएगा सर, फर्क आ जाएगा आपकी सैलरी इनकम पे। फर्क कहां आएगा, सैलरी इनकम पे। कैसे फर्क आएगा जरा मैं बताता हूं आपको। आपकी जो ग्रॉस सैलरी थी एज पर ओल्ड रिजीम, आप उसको पकड़ लो। ओल्ड रिजीम में आपकी ग्रॉस सैलरी आ रही थी 10,29,000 की, 10,29,000 की। तो यहां पे आपके पास आ रही थी 10,29,000 की। अब इसमें से आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगी वो कितने की मिलेगी सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 की मिलेगी। आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो 75,000 की मिलेगी, यानी कि आपके पास जो इनकम निकल कर आएगी, इनकम निकल कर आएगी, तो 1029 माइनस 75, आपके पास 9,54,000 रुपीज का, 9,54,000 रुपीज का आपके पास सैलरी इनकम आएगा। ठीक है, तो आपका जो सैलरी इनकम है, आपका जो सैलरी इनकम है दैट विल बी 954। आपका जो सैलरी इनकम है दैट विल बी 954। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन जो 2400 रुपए का हमने ओल्ड रिजीम में लिया था वो न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। 2400 रुपए का जो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन हमने ओल्ड रिजीम में लिया था वो न्यू रिजीम में हमको नहीं मिलेगा, राइट। अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो टोटल इनकम बन रहा है, आपका जो टोटल इनकम यहां पर बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 954 प्लस 94। आपका टोटल इनकम जो बन रहा है दैट इज 1048। और जब आप डिफॉल्ट रिजीम में रहते हो तो आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पे क्या मिल जाती है सर, 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87 है। लेकिन आपको याद रहेगा कि रिबेट अंडर सेक्शन 87 है न्यू रिजीम में, न्यू रिजीम में, न्यू रिजीम में आपको केवल किस में से मिलती है, न्यू रिजीम में आपको केवल किस में से मिलती है सर, न्यू रिजीम में ये आपको केवल और केवल नॉर्मल इनकम से मिलती है, स्पेशल इनकम से नहीं मिलती। ये केवल और केवल आपको किसमें से मिलती है सर, केवल और केवल आपको नॉर्मल इनकम से मिलती है, स्पेशल इनकम से नहीं मिलती। यानी कि होने क्या वाला है मैं आपको बताऊं, इस 954 पे आपका टैक्स निकलेगा, इस 954 पे आपका टैक्स निकलेगा। पहले 4 लाख पे, पहले 4 लाख पे नील, अगले 4 लाख पे 5%, और जो बचा हुआ 154 है उस पे 10%, यानी कि 15,400। तो आपके पास 35,400 का नॉर्मल इनकम वाला टैक्स आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको यहां पे 20% का टैक्स आएगा। 20% का टैक्स इज 18,800। 35,400 प्लस 18,800 आपका टैक्स बनेगा 54,200। और इस 54,200 में से अब आपको क्या मिल जाएगी? रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। रिबेट जो मिलेगी वो नॉर्मल इनकम वाले की मिलेगी, यानी कि 35,400 की आपको रिबेट मिलेगी। तो 54,200 में से 35,400 चला जाएगा। 54,200 में से 35,400 चला जाएगा तो आपके पास वापस से 18,800 ही बचेगा, और 18,800 में 4% का सेस, तो दिस विल गिव यू 19,550। तो आपका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी ए 19,550। ठीक है, तो याद रखना कि न्यू रिजीम में आपको यहां पर क्या मिल जाएगी सर? न्यू रिजीम में आपको यहां पे रिबेट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। डन। चलिए, लेट्स मूव टू द अनदर केस सिनेरियो, दैट इज केस सिनेरियो नंबर 5। दैट इज केस सिनेरियो नंबर 5। केस सिनेरियो नंबर 5। ठीक है, 4 केस हम लोग ने कर लिए हैं। अब अगले केस पे चलते हैं, केस सिनेरियो नंबर 5। चलिए, क्या कह रहा है केस सिनेरियो नंबर 5? मिस्टर हार्दिक है। अच्छा, फिर से एक काम करते हैं, केस में रीड करने बैठ गया, पहले एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं मांगा क्या क्या है। सर, सबसे पहला मांगा है आपसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन आपका कितना टैक्सेबल होगा। फिर मांगा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। तो 80D का डिडक्शन मांगा गया है। 80D का डिडक्शन मांगा गया है। इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट, इसने शिफ्ट आउट कर लिया डिफॉल्ट रिजीम से, तो 80D का डिडक्शन ओल्ड रिजीम में कितना आएगा ये पूछा गया है। व्हाट वुड बी द पर्क ऑफ द कार, पर्क ऑफ द कार पूछा गया है। व्हाट यू एडवाइस टू हार्दिक, वुड यू एडवाइस टू हार्दिक टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम। अच्छा, आपको एडवाइस करना है, आपको एडवाइस करना है हार्दिक को कि इसे डिफॉल्ट रिजीम लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो अब ये कैसे डिसाइड करोगे सर? टैक्स लायबिलिटी के बेसिस पे। ये कैसे डिसाइड करोगे? टैक्स लायबिलिटी के बेसिस पे। अगर आपकी न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ रही है तो शिफ्ट आउट करके ओल्ड में चले जाओ, और न्यू में कम आ रही है तो शिफ्ट आउट मत करो। ठीक है, तो आपको बेसिकली कंपैरिजन करना पड़ेगा। आपको ओल्ड रिजीम से भी टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी और न्यू से भी निकालनी पड़ेगी। दोनों रिजीम से आपको यहां पे टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। चलिए, तो कह रहा है कि हार्दिक है, इन्हें अपॉइंट किया गया, 45 ईयर्स के हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्काई इंडिया लिमिटेड मुंबई ऑन 1 Feb 25। 1 Feb 25 को इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इन द स्केल ऑफ 35,000, 3500, 65,000। तो इनका जो पे स्केल है वो कैसा चल रहा है? 35,000, 3500, 65,000। ही इज पेड DA ऑफ 40% ऑफ द सैलरी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो DA 40% मिलता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है। इनको रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दिया गया है 1 अक्टूबर 2025 को। 1 अक्टूबर 2025 को रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया है, और कंपनी इसका लीज रेंट जो है वो पे कर रही है 5,000 पर मंथ। ठीक है, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई में आप रहते हो, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा सर? सर, हमें यहां पे 10% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, 10% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, वो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा सर? पर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, ही हैज बीन प्रोवाइडेड अ कार above 1.6 लीटर कैपेसिटी विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर द प्राइवेट पर्पस ओनली। तो कार दी गई है इनको 1.6 लीटर से ऊपर का है, above 1.6 लीटर, विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर द प्राइवेट पर्पस ओनली, प्राइवेट पर्पस में यूज हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार इज 8 लाख, मंथली एक्सपेंसेस इज 5,000 which is fully met by the employer, car is owned by the employer. He pays a lump sum premium of 1,20,000, lump sum premium दिया है 120 का towards the health insurance for the self and his wife for 48 months। तो आपने lump sum premium 120 का दिया है 48 मंथ के लिए 1 अक्टूबर 25 से बाय अकाउंट पे चेक। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स 150 टूवर्ड्स द पीपीएफ, 150 टूवर्ड्स द पीपीएफ मतलब एटीसी। हार्दिक वांट्स टू पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट रिजीम, वो डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स देना चाहता है।
और लास्ट में आपको बताना भी है कि उसे शिफ्ट आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पे टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, हमारे सारे आंसर्स अपने आप निकल आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, भाई हमारा 1 फरवरी 25 को अपॉइंट हुआ था 35,000 पे, तो 1 फरवरी 25 से 31 नहीं, हाँ 31 जैन 26 तक इसको 35,000 मिलेगा, और फिर 1 फेब 26 से 31 जैन 27 तक 38,500 मिलेगा। ओके, हमें 25-26 की इनकम निकालनी है, तो 25-26 की इनकम यहीं पे आ जाएगी। राइट, चलिए आप मुझे बताइए बंदे का बेसिक सैलरी कितने का होगा, बंदे का बेसिक सैलरी कितने का होगा सर? अप्रैल से लेकर जनवरी तक आपको 35,000 मिलेगा, अप्रैल से लेकर जनवरी तक आपको 35,000 मिलेगा, और उसके बाद आपको 2 महीने 38,500 मिलेगा, फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 38,500 इंटू 2 प्लस 350, तो आपकी बेसिक सैलरी विल बी 427। अब डीए आपको कितना मिलता है? डीए आपको मिलता है 40%, जो कि रिटायरमेंट का पार्ट बन रहा है। तो 427 का 40%, 427 का 40%, तो ये आ गया आपके पास 17800, ये आ गया 17800। इसके बाद आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रखा है, उसकी कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं, और इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर ने आपको कार दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर ने आपको कार दे रखी है, तो इसका ट्रीटमेंट आप कर चुके हो, कार का ट्रीटमेंट आप करने जा रहे हो। ठीक है, तो कार कह रहा है कि आपको 1.6 लीटर की दे रखी है, और गाड़ी प्राइवेट पर्पस में ही चलती है, तो 5,000 रुपए महीना आपका एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है, तो साल भर का खर्चा कितना हो गया? साल भर का खर्चा 60,000 हो गया, प्लस गाड़ी की कॉस्ट का 10%, गाड़ी की कॉस्ट का 10%, तो गाड़ी की कॉस्ट का 10% इज 80,000, 80,000, 80,000 प्लस 60,000, आपसे कुछ पैसा रिकवर नहीं हो रहा, तो कार का पर्क निकल कर आ जाएगा 140, कार का पर्क निकल कर आ जाएगा 140, कार का पर्क निकल कर आ जाएगा 140। ठीक है, डिफॉल्ट रिजीम में आप हो तो दिस विल बी योर ग्रॉस सैलरी, और फिर ग्रॉस सैलरी में से आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, दिस विल बी योर इनकम अंडर द हेड सैलरी, और यही आपकी इनकम भी होगी, यही आपकी इनकम भी होगी। क्यों? क्योंकि और कोई इनकम दे नहीं रखी, तो यही आपकी टोटल इनकम निकल कर आएगी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन में जल्दी जल्दी में बच्चा गलती कर सकता है, ध्यान से करना है। आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन अक्टूबर से मिला है, अक्टूबर से लेकर आपको मार्च तक मिला है, यानी कि आपको यह रेंट फ्री एकोमोडेशन 6 महीने के लिए मिला है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की जो कैलकुलेशन भी होगी वो भी अपने पास कितने महीने की होगी सर? वो भी अपने पास 6 महीने की ही कैलकुलेशन होगी, 6 महीने की ही कैलकुलेशन होगी। तो अब जब यहां पे आप रेंट फ्री एकोमोडेशन की कैलकुलेशन करोगे, तो यहां पर आपको ध्यान देना है किस चीज का सर? कि सर आपको जो सैलरी लेनी है, जो सैलरी लेनी है फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन, वो आपको अक्टूबर से कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक सैलरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना आपकी 35,000 होगी, और 2 महीना 38,500 होगी। ठीक है, तो 38,500 इंटू 2 प्लस 140, इट विल बी 270। डीए जो रिटायरमेंट का पार्ट बन रहा है वो है 40%, तो 40% ऑफ 270। इस क्वेश्चन में आपके पास कोई भी बोनस, कोई भी अलाउंसेस, कोई भी कमीशन, ये सब नहीं है, तो आपके पास रेंट फ्री एकोमोडेशन की जो सैलरी है वो यही हो जाएगी, 3,03,800, 3,03,800। तो अब आपके एम्प्लॉयर ने लीज पे जगह ले रखी है, मतलब किराए पे ले रखी है, तो पर्क क्या बनेगा? पर्क क्या बनेगा?
सर पर्क बनेगा 10% ऑफ द सैलरी, 10% ऑफ द सैलरी, तो 10% ऑफ द सैलरी इज 3,03,800 का 30,380, या फिर रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कितना रेंट दिया है सर? एम्प्लॉयर ने रेंट दिया है 5,000 रुपए महीना, तो 6 महीने का रेंट कितने का हो जाएगा? 6 महीने का रेंट विल बी 30,000। इन दोनों में जो भी आपके पास लोअर है वो पर्क बनेगा, तो पर्क विल बी 30,000, पर्क विल बी 30,000। 30,000 रुपए का यहां पर आपके पास क्या बनेगा राजे? 30,000 रुपए का यहां पे आपके पास पर्क निकल कर आ जाएगा। 30,000 रुपए का आपके पास पर्क निकल कर आ जाएगा, तो पर्क की वैल्यू आ गई आपके पास 30,000। ठीक है, तो 427 प्लस 170 800 प्लस 30 प्लस 140, तो आपके पास 767 800 माइनस 75,000, तो यहां पर आएगा 692 800, यहां पे आएगा 692 800। ये हमने किसके हिसाब से निकाला है? डिफॉल्ट के हिसाब से। और मैं आपको बताऊं, डिफॉल्ट रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं जाता, तो डिफॉल्ट रिजीम में आपका कोई भी टैक्स नहीं जाएगा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी यहां पे नील बटे सन्नाटा आएगी। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी यहां पे नील बटे सन्नाटा आएगी। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या क्या थी? पहली क्वेश्चन की डिमांड थी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना होगा? 30,000 होगा। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन की डिमांड थी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन कितने का मिलेगा? तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे करा है? आपने लमसम में पे करा है 1,20,000, आपने लमसम में पे करा है 1,20,000, 1,20,000 रुपए आपने लमसम में पे करा है, और ये 48 मंथ्स का है, 1 अक्टूबर 25 से। तो 1 अक्टूबर 25 से ये 1,20,000 कितने समय के लिए वैलिड है? 48 मंथ्स मतलब 4 साल। तो 1 अक्टूबर 25 से लेकर ये आपका वैलिड होगा 30 सितंबर 29 तक। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि चेक करो कि ये कितने प्रीवियस ईयर के लिए वैलिड है। अक्टूबर 25 कौन से ईयर में आता है? अक्टूबर 25 25 26 में आता है, और सितंबर 29 तक वैलिड है। सितंबर 29 किस में आता है सर? सितंबर 29 29 30 में आता है। अब आप चेक करो कि ये कितने प्रीवियस ईयर हुए? 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30, ये 5 प्रीवियस ईयर तक वैलिड है। ये 1,20,000 रुपए 5 प्रीवियस ईयर तक वैलिड है, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 5, आपको जो हर साल डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80D, हर साल जो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80D, वो आपको कितनी मिलेगी सर? वो आपको मिलेगी 24,000 पर एनम, 24,000 पर एनम, 24,000 रुपए पर एनम का यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आपके पास राइट आंसर विल बी सी। इसके बाद कार की पर्क वैल्यू कितनी आ रही थी? कार की पर्क वैल्यू 140 आ रही थी, ये हमने कैलकुलेट कर ली। कार की पर्क वैल्यू 140 आ रही थी। अब हमें बताना है कि हार्दिक को डिफॉल्ट रिजीम छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि डिफॉल्ट में टैक्स कितना आ रहा है, ये तो हमने चेक कर लिया कि डिफॉल्ट में टैक्स 0 आ रहा है। आप जरा ओल्ड में भी चेक कर लो, ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी आ रही है सर? ग्रॉस सैलरी आपकी आ रही है, मैंने कैलकुलेट करी थी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी आपकी आ रही है 767,800, ग्रॉस सैलरी आ रही है 767,800। इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपीज की, तो आपके पास 717,800 ये आ जाएगा आपके पास इनकम अंडर द हेड सैलरी, और यू कैन से जीटीआई, क्योंकि और कोई इनकम आपके पास है नहीं। अब इसमें आपको डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन आपको कौन सी मिलेगी? 80C की भी मिलेगी और 80D की भी मिलेगी। 80C में पीपीएफ में आपने 150 जमा किया है, और 80D में हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 24,000 आ रहा है, तो 174 का डिडक्शन मिल जाएगा। 717,800 में 174 का डिडक्शन मिल जाएगा, ये आएगा 543,800। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से देखिए, आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है,
तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। यहां पर आपके पास टैक्स निकल कर आएगा, यहां पर आपके पास टैक्स निकल कर आएगा। कितना आएगा मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, कितना आएगा मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि डिफॉल्ट में 0 आ रहा है, मुझे यह पता है। डिफॉल्ट में 0 आ रहा है, मुझे यह पता है। और ओल्ड में कुछ ना कुछ तो टैक्स निकलेगा। तो मतलब कि जो मेरे पास डिफॉल्ट रिजीम है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, जो मेरी डिफॉल्ट रिजीम है वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मुझे शिफ्ट आउट का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। पहले वाले में लिखा हुआ है यस, नहीं करना है, गलत है। दूसरे में भी लिखा है यस, नहीं नहीं करना है। तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरे में कह रहा है नो मिस्टर हार्दिक शुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट और डिफॉल्ट रिजीम सिंस एज पर डिफॉल्ट रिजीम हिज टैक्स लायबिलिटी वुड बी 15 to 30। नहीं नहीं, no Mr. Hardik should not exercise the option of shift out of the default regime since as per default regime his tax liability is nil। अगर आप डिफॉल्ट रिजीम लोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निल निकल कर आएगी। तो आपके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन क्या है? आपके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन है आप डिफॉल्ट रिजीम में रहो। ठीक है, बेनिफिशियल ऑप्शन है आपके लिए कि आप अपने पास डिफॉल्ट रिजीम में रहो। ओके सर, तो आपके पास राइट ऑप्शन विल बी डी, राइट ऑप्शन विल बी डी। चलिए आज का लास्ट केस सिनेरियो रखते हैं इसको। ठीक है, आज का लास्ट केस सिनेरियो, केस सिनेरियो नंबर 6। केस सिनेरियो नंबर 6, अनन्या गुप्ता इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, lives with her family in the New York since the year 2000. She visited India. Indian citizen visited India, special category. Indian citizen visited India, special category. कब आई? 21 मार्च 25 को इंडिया में आई और 28 सितंबर 25 तक इंडिया में थी। यानी कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल 25 से लेकर 28 सितंबर तक ये इंडिया में थी। तो अगर आप यहां पे डेज काउंट करोगे तो कितने हो गए? अप्रैल के हो गए 30, अप्रैल के हो गए 30, मई के हो गए 31, जून के हो गए 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 28, 181 डेज। अब हमने क्या पढ़ा था? इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम चेक करेंगे तीन कंडीशन चेक करेंगे। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज होने चाहिए, पिछले 4 साल में 365 डेज होने चाहिए और जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम इसको एनओआर डिक्लेयर करेंगे और एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी, एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम इसे एनआर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि सर इन द लास्ट 4 years she has been visiting India for 100 days every year to be with her mother। तो मतलब अगर ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 181 डेज है तो 120 डेज वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया। पिछले 4 साल में हर साल 100 दिन आती है तो 365 डेज वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। भाई 400 दिन हो जाएंगे ना। अगर हर साल 100 दिन के लिए आती है तो पिछले 4 साल में 400 दिन हो गए, पिछले 4 साल में 400 दिन हो गए। ठीक है, अब बस ये चेक करना है कि इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है कि नहीं। अगर इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो एनओआर बोल देंगे। कह रहा है कि शी ओन्स एन अपार्टमेंट एट न्यूयॉर्क विच इज यूज्ड एज हर रेसिडेंस, द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज $32,000 per annum, the value of 1 USD may be taken as 75, municipal taxes paid in the New York in Jan 2026 is $2,000। अब मेरी बात समझो सर, यहां पर अनन्या जो है वो आरओआर नहीं बनेगी, अनन्या या तो एनओआर बनेगी, अनन्या या तो एनओआर बनेगी या तो अनन्या एनआर बनेगी, या तो अनन्या एनआर बनेगी। इन दोनों में से कोई एक बनेगी, या तो अनन्या एनओआर बनेगी या तो अनन्या एनआर बनेगी। इन दोनों में से कोई एक चीज होने वाली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप एनओआर हो या फिर एनआर हो और आपके पास इंडिया के बाहर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इंडिया के बाहर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो पाएगी। इसका इंडिया में कोई भी काम नहीं है, इसका इंडिया में कोई भी काम नहीं है। क्यों काम नहीं है?
क्योंकि सर अगर आप एनओआर हो या फिर आप एनआर हो तो इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम क्या होती है? जो एक्रूअराइज इंडिया में हो, रिसीव इंडिया में हो, एक्रूअराइज इंडिया में हो, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो, एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया हो बट रिसीव इंडिया हो। जो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, जो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, इसमें कोई इनकम एक्रूअराइज ही नहीं हो रही सर, इसमें कोई इनकम एक्रूअराइज ही नहीं हो रही। यहां पर लॉस ही निकलता है, इनकम तो कभी आती ही नहीं है। यहां पर तो लॉस ही आएगा, इनकम तो कभी आएगी ही नहीं। ठीक है ना? तो ये वाला जो आपका प्रॉपर्टी है ये इंडिया में कवर नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है शी टुक द ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हर हाउस इन न्यू दिल्ली। इन्होंने नई दिल्ली में अपने पास एक घर का पोजेशन लिया 25 मार्च 25 को। ये घर सेल्फ ऑक्यूपेशन में होता है जब वो इंडिया में होती है। म्युनिसिपल वैल्यू इस घर की 420 की है, फेयर रेंट 450 का है। इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स दिया है दिल्ली कॉर्पोरेशन को। अब मेरी एक बात बताओ, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू भी किसी काम का नहीं है, इसका फेयर रेंट भी किसी काम का नहीं है, इसका प्रॉपर्टी टैक्स भी किसी काम का नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। इन्होंने लोन लिया था 16 लाख रुपए का at 10% interest per annum from the IDBI Bank on 1st April 21 for constructing this house, and the construction got completed on 20th March 25. No amount has been paid towards the principal repayment so far. The house is vacant for the rest of the year, October to March. तो मतलब यहां पर वो क्या बोल रहा है, 6 महीने घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 6 महीने घर वेकेंट है। तो 6 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड, 6 महीने वेकेंट। हम इसे क्या मान लेते हैं सर? हम ये मान लेंगे कि ये घर पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ओल्ड रिजीम के अंदर, ओल्ड रिजीम के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का डिडक्शन मिलेगा और न्यू रिजीम के अंदर आपको वो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई which was sold on 28th March 25. In respect of this house, she received the arrear of rupees 3 lakh on the 4th Feb. She does not have any income under any other source in India during the previous year 25-26. Ananya wants to exercise the option of shift out of the default regime. मतलब अनन्या को ओल्ड रिजीम चाहिए। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स अब आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो मैं आपको बात बताऊं, यहां पर 15 लाख वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। इंडियन इनकम 15 लाख रुपए को एक्सीड नहीं कर रही। मैडम एनओआर नहीं है, मैडम एनआर है। और अगर मैडम एनआर है तो केवल इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी। जो न्यूयॉर्क वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। जो दिल्ली वाला घर, दिल्ली वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दिल्ली वाला घर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड अलाउड होगा क्योंकि हम ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा था कि आपने 16 लाख रुपए का लोन लिया है 10% के ब्याज दर पे। कब लिया है? अप्रैल 21 में लिया है और आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 20 मार्च 25 को। मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 24-25 में। तो आपका प्री पीरियड कितना होगा? यहां पे आपका प्री पीरियड कितना होगा? प्री पीरियड 24-25 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है तो 23-24 तक का प्री पीरियड होगा। तो 1/4/21 से 31 मार्च 24 ये प्री पीरियड है। तो 21-22, 22-23, 23-24 3 साल का प्री पीरियड है। 16 लाख 10% का ब्याज 3 साल के लिए, 16 लाख का 10% 3 साल के लिए 480। ये 480 की 5 किश्तें बन जाएंगी, प्री पीरियड का ब्याज है, डिवाइड बाय 5। तो आपके पास 96,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट आएगी। और जो करंट पीरियड का ब्याज है, आपने लोन को रीपे नहीं किया है, तो 16 लाख का 10% 160 करंट ईयर का ब्याज है। टोटल ब्याज कितने का हो गया? टोटल ब्याज 256 का हो गया। अब आप मुझे बताओ, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा वो तो 2 लाख का ही मिलेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपके पास एनएवी क्या आती है? सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनएवी नील होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए अलाउड हो जाएगा, यानी कि दिल्ली वाले घर में 2 लाख रुपए का लॉस निकल कर आ जाएगा। दिल्ली वाले घर में, दिल्ली वाले घर में 2 लाख रुपए का लॉस निकल के आ जाएगा। दिल्ली वाले घर में
2 लाख का लॉस निकल कर आ गया। इसके बाद इनके पास एक घर था, कहां पर, मुंबई में, उसका इनको एरियर मिला है, 3 लाख रुपए का एरियर मिला है, 3 लाख रुपए का एरियर मिला है। तो एरियर के केस में क्या होता है सर, एरियर के केस में क्या होता है, एरियर के केस में क्या होता है, अगर आपको 3 लाख रुपए का एरियर मिला है तो इसमें आपको 30% का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि आपके पास 2,10,000 रुपए यहां पे टैक्सेबल होगा। यानी कि मैडम की जो इनकम निकल कर आएगी, मैडम की इनकम 10,000 रुपीज की निकल कर आएगी, मैडम की इनकम 10,000 की निकल कर आएगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन में हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़े, लेकिन फैक्ट्स के बेसिस पे हमने सारी सॉल्यूशन कर ली है। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में अनन्या का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है। अनन्या एनआर है, क्यों एनआर है, क्योंकि अनन्या बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अनन्या स्पेशल कैटेगरी की सिटीजन है, मतलब स्पेशल कैटेगरी का पर्सन है, तो इसको रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज होना चाहिए था, पिछले 4 साल में 365 डेज होना चाहिए था, और इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए थी। तो मैडम ने पहली 2 कंडीशन तो पूरी कर दी थी, 120 डेज और 365 डेज वाली, लेकिन मैडम 15 लाख वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पाई थी, इसलिए मैडम एनआर बन गई। Miss Ananya can claim the benefit of nil annual value under section 23(2) in respect of her Delhi house. In her New York house, since it is more beneficial, her Delhi house will be deemed to be let out and expected and would be the annual value. The Delhi house alone, her New York house will deem to be let out and expected rent would be the annual value. Both her Delhi house and New York house, since the benefit of nil value is available in respect of both the houses. अब जरा यहां पर सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि यहां पर जो निल वैल्यू मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी। सर निल वैल्यू केवल दिल्ली वाले घर के लिए मिलेगी, न्यूयॉर्क वाला घर तो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है ना भाई। आप एनआर हो, एनआर का न्यूयॉर्क में घर है, उसका इंडिया वालों को कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसकी निल वैल्यू होगी ना ही वो लेट आउट माना जाएगा। न्यूयॉर्क वाले घर का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैडम आरओआर होती, अगर मैडम आरओआर होती तो दिल्ली और न्यूयॉर्क दोनों घरों को हम क्या मान सकते थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते थे, क्योंकि 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते। तो मैडम अगर आरओआर होती, मैडम अगर आरओआर होती तो दिल्ली और न्यूयॉर्क दोनों घर को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेता, दोनों की वैल्यू में निल ले लेता। लेकिन क्योंकि मैडम एनआर है, न्यूयॉर्क वाले घर का इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, तो केवल जो दिल्ली वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी वैल्यू निल बनेगी। अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी मैडम की इनकम कितनी निकलेगी, 10,000 रुपए निकलेगी, हमने सॉल्व कर लिया था। एज्यूम दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अलोन, केवल इस क्वेश्चन के लिए अनन्या ने अपना न्यूयॉर्क वाला घर 6 महीने के लिए किराए पे उठा दिया और उसको $6,000 का रेंट मिला, और वो रेंट कहां मिला, वो रेंट न्यूयॉर्क में मिला, एंड बाद में उसे इंडिया में रेमिट किया गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अनन्या एनआर है, एनआर के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। जो इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है और जो इनकम रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, ये इनकम कौन सी इनकम होगी सर, ये इनकम तो फॉरेन इनकम होगी ना, और फॉरेन इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। तो आपने न्यूयॉर्क वाला घर किराए पे उठाया, एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, रेंट भी आपको इंडिया के बाहर मिला, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो ये फॉरेन इनकम हो गई ना। इंडिया में पैसा रेमिट किया गया, रेमिटेंस इज नॉट द फर्स्ट रिसीट, रेमिटेंस इज नॉट द फर्स्ट रिसीट। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, पहली रिसीट, पहली रिसीट, पहली बार इनकम कहां मिली, पहली बार इनकम कहां मिली सर, पहली बार इनकम न्यूयॉर्क में मिली, तो इट इज एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो फॉरेन इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या बदलेगा, नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अब भी कितनी रहेगी, 10,000 ही रहेगी। भाई इंडिया वाले जो 2 घर थे, दिल्ली और मुंबई, वहां से 10,000 की इनकम आ रही है। न्यूयॉर्क वाले घर की इनकम तो फॉरेन इनकम है, और एनआर के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। एनआर के हाथ में फॉरेन इनकम जो होती है वो टैक्सेबल नहीं होती। राइट मित्रों,
राइट। तो चलिए आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना मैंने कराया आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। अगले और 3 क्लासेस के अंदर हम जो हमारी जो केस स्टडीज हैं सारी की सारी उसे हम अपने पास कंप्लीट कर लेंगे। राइट। तो लास्ट तक आए हो तो थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा। फ्यूचर में जो सेशंस होने वाले हैं उसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या फीडबैक है, जरूर से देके जाना। आपको पता है मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, उन पे रिप्लाई भी करता हूं। सो मेक श्योर कि आप उसका फायदा उठा रहे हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय टू ऑल। हैव अ नाइस डे।